Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video, we are going to discuss about Dickens' novel A Tale of Two Cities. डिकेंस ने अपना 12वां नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ उसके अपने लिटरेरी जर्नल ऑल द ईयर राउंड के अंदर वीकली इंस्टॉलमेंट्स पर पब्लिश करवाया। ये वीकली इंस्टॉलमेंट्स अप्रैल टू नवंबर 1859 में थे। उसने इस वर्क का आइडिया विल्की कॉलन के वर्क द फ्रोज़न डीप से लिया, जिसके अंदर उसने सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हीरो का रोल निभाया। डिकेंस ने सोचा कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस का मसला फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ट्रांसप्लांट करे और उसने सिडनी कार्टन को कॉलिन का हीरो बनाया, यानी कि कॉलिन के हीरो के मुताबिक मॉडल किया, तरतीब दिया। अपने नावल को हिस्टोरिकली एक्यूरेट बनाने के लिए डिकेंस ने अपने दोस्त थॉमस कार्लिले की फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्लासिक हिस्ट्री को बार बार पढ़ा। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक हिस्टोरिकल नावल है जो चार्ल्स डिकन ने लिखा था। इस नावल में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान की ज़िंदगी को बयान किया गया है। डिकेंस ने इस नावल में पॉलिटिकल अपील के इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया है, इसलिए ये नावल उनके दूसरे नावल से अलग लगता है। पॉलिटिकल अपील का मतलब है सियासी तब्दीली, ठीक है, सियासी तब्दीली या सियासी इनकलाब। इसका मतलब है कि किसी मुल्क या समाज में सियासी तनाव, प्रोटेस्ट, राइट्स या इनकलाब के ज़रिए पुरानी सियासी निज़ाम को बदलना या उखाड़ फेंकना। इसमें अक्सर सरकार, निज़ाम या हुकूमत को चैलेंज किया जाता है और ये नए लोग या नए नज़रिए को सियासी ताकत में लाया जाता है। पॉलिटिकल अपील अक्सर समाज में बड़ा तब्दीली लाता है और उसके नतीजे में नए सियासी निज़ाम, नए कानून, नए हुकूमत का क़याम हो सकता है। क्रिटिक्स इसकी इंग्लिश लिटरेरी कैनन में जगह के बारे में डिबेट करते रहते हैं। इंग्लिश लिटरेरी कैनन का मतलब है अंग्रेज़ी अदब की माहिर किताबों का मजमूआ, यानी कि परफेक्ट जो बुक्स हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इनकलाब था, बहुत बड़ा। इसमें अवाम ने अरिस्टोक्रेसी को उखाड़ फेंका और उनके ख़िलाफ़ बगावत की। गिलेटिन एक टूल था, एक मशीन था जिसमें सभी लोगों को, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, बीहेड किया गया, यानी कि उनको लिटाकर उनके सरों को काट दिया गया। वो जो मशीन था उसके ऊपर एक वुडन फ्रेम था जिसके बीच में एक ब्लेड लगा हुआ था और फिर उसको ऊपर से नीचे फेंका जाता और उनके जो सर हैं वो अपने धड़ से जुदा हो जाते। ये इनकलाब इंग्लैंड में कुछ लोगों को पसंद आया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर तनकीद की। जैसे जैसे खून खराबा लंबा हो गया, लोगों का सपोर्ट ख़त्म हो गया। जब डिकेंस अ टेल्स ऑफ टू सिटीज़ लिख रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी अभी पब्लिक की ताज़ा यादों में सबसे ड्रामेटिक इशू था। रेवोल्यूशन ने डिकेंस के लिए एक पॉलिटिकल रेडिकल के तौर पर गरीबों की मदद और समाज में बराबरी के लिए इस बात पर उकसाया कि वो ये लिखे, वो दिखाए लोगों को कि किस तरीके से गरीबों को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उसने इस मसले को उठाया। पॉलिटिकल रेडिकल का मतलब है सियासी इनकलाब या सियासी तब्दीली पसंद। इसका मतलब है कि कोई शख्स जो समाज या सियासी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए खुलकर सामने आता है। पॉलिटिकल रेडिकल्स अक्सर समाज में बराबरी, इंसाफ और आज़ादी के लिए लड़ते हैं और उन्हें लगता है कि पुराने निज़ाम को बदलने के लिए इनकलाब या तब्दीली ज़रूरी है। डिकेंस को पॉलिटिकल रेडिकल कहने का मतलब है कि वो समाज में तब्दीली लाने के लिए खुलकर सामने आया और वो गरीबों की मदद और समाज में बराबरी के लिए लड़ता था। उसने फ्रेंच अवाम की भूख और फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी के जुल्मियत को बयान किया अपने इस नावल में। इस नावल में उसने एक फैमिली एवरमोंट का जिक्र किया। उसी के रूप में उसने अरिस्टोक्रेसी की जुल्मियत को दिखाया है और जो फ्रेंच अवाम है उनकी भूख को दिखाया है। वो लोअर क्लास की इनकलाब के ख्वाहिश को बहुत अच्छे से दिखाता है, लेकिन वो इनकलाबियों की बर्बरियत को भी उतने ही ज़ोरदार तरीके से दिखाता है कि जब वो ताकत में आते हैं तो वो क्या करते हैं। ये एम्बिवेलेंस मैडम डिफार्ज के कैरेक्टर में हमें दिखता है, जो नावल की सबसे इंटरेस्टिंग मेन कैरेक्टर्स में से एक है। वो अपने क्लास के साथ हुए जुल्म के ख़िलाफ़ बदला लेने के लिए पुरजोश थी,
کہ میں ان کا بدلہ لوں گی۔ تو میڈم ڈیفوج کا غصہ تو کچھ حد تک ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اس ریونج کے چکر میں بہت زیادہ خون ریزی کرتی ہے، بہت زیادہ خون بہاتی ہے، تو ڈکنز اس بہت زیادہ خون بہانے کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ میڈم ڈیفوج کی موت جو کہ مس پروس کے ساتھ لڑائی میں ہوئی، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ڈکنز نے ان کی جو یہ بے انتہا خون ریزی ہے اس سے ڈس ایگری کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی بندوق سے مرتی ہیں۔ ڈکنز کا ناول ایک عظیم محبت کی کہانی ہے۔ حالانکہ جب وہ یہ لکھ رہے تھے ان کی اپنی شادی بدترین حالت میں تھی، یعنی ٹوٹنے والی تھی۔ ڈکنز کی شادی کیتھرین ہاگت کے ساتھ ہوئی، لیکن وہ خوش نہیں تھے۔ جب انہوں نے ولکی کالنس کے ڈرامے میں کام کیا تو ان کی ملاقات ایک نوجوان اداکارہ ایلن ترنین سے ہوئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ یہ صورتحال ان کی شادی کی آخری تباہی ثابت ہوئی اور 1859 میں وہ کیتھرین سے سیپریٹ ہو گئے۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن آنے والے کچھ ایئرس میں ان کے جو افیئرس تھے وہ بہت زیادہ مشہور گئے، جس کی وجہ سے ڈکنز کی شہرت تو بہت زیادہ ہوئی، مطلب کہ پبلسٹی اس کو بہت زیادہ ملی، لیکن ان کی جو مقبولیت تھی وہ کم ہو گئی، یعنی لوگ ان کو نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے جاننے لگے، پازیٹیوٹی ان کی زندگی میں سے ختم ہو گئی۔ چارلس ڈکن کا ناول اے ٹیل آف ٹو سٹیز لنڈن اور پیرس کے بارے میں ہے، جو 1775 کے آس پاس کی ہے۔ جیری کرنچر ایک اور جاب مین ہے جو ٹیلیسن بینک کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک دن وہ ڈوور میل کوچ کو روکتا ہے اور جرس لوری کو ایک ضروری پیغام دیتا ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ لوری کو ڈوور میں ایک ینگ عورت کا انتظار کرنا ہے۔ لوری اس پیغام کا جواب دیتا ہے ریکال ٹو لائف، جو ایک رازدار جملہ ہے۔ ڈوور میں لوری ایک ینگ عورت لوسی مینٹے سے ملتا ہے۔ لوسی کو لگتا تھا کہ اس کا باپ جو کہ ایک مشہور ڈاکٹر تھا مر گیا ہے، مگر اب اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ زندہ ہے اور فرانس میں ہے۔ لورے لوسی کو پیرس لے جاتا ہے جہاں وہ ڈیفارج سے ملتے ہیں، جو لوسی کا باپ کا پرانا نوکر ہے۔ ڈیفارج نے لوسی کے باپ کو ایک چھوٹی سی چھتری میں رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی کمرے کے ایک ہی چھت میں انہوں نے ایک دیوار کے بیچ میں تھوڑا سا الگ سے چھت بنا کر اس کے اوپر اس کو رکھا ہوتا ہے۔ لوسی کا باپ ڈاکٹر مینٹے 18 سال کی زندگی بسٹیلے جیل میں گزارنے کے بعد پاگل ہو چکا ہے اور دن بھر شوز بناتا رہتا ہے جو اس نے جیل میں سیکھا تھا۔ لورے لوسی کو تسلی دیتا ہے کہ اس کی محبت اور دیوانگی میں اس کا باپ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، اور پھر سے وہ زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ 1780 کی بات ہے۔ چارلس ڈارنے پر انگلش کراؤن کے خلاف غداری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ایک بہادر اور شور شرابہ کرنے والا وکیل اسٹرائیور ڈارنے کا کیس لڑتا ہے، مگر ڈارنے تب چھوٹتا ہے جب اسٹرائیور کا شرابی اور بیکار کولیگ سڈنی کارٹن اس کی مدد کرتا ہے۔ کارٹن اپنے کیس کو جیتنے کے لیے یہ بتاتا ہے کہ وہ ڈارنے سے بہت ملتا جلتا ہے، یعنی ان کی شکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بات پروسیکیوشن کے کیس کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ڈارنے وہی سپائی ہے جو اتھارٹیز نے دیکھا تھا۔ لوسی اور ڈاکٹر مینٹے کورٹ کا کیس دیکھتے ہیں۔ اس رات کارٹن ڈارنے کو ایک ہوٹل لے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ لوسی جیسی عورت کی سمپتھی ملنا کیسا لگتا ہے۔ کارٹن کو ڈارنے سے نفرت ہے کیونکہ ڈارنے اس کی اپنی اس کامیاب زندگی کی یاد دلاتا ہے جو کارٹن نے کھو دی تھی۔ فرانس میں ایک ظالم امیر مارکس ایورمونڈ ایک عام بچے کو اپنی گاڑی سے کچل دیتا ہے، یعنی وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے بگی میں، اور اس کی بگی اتنی زوروں سے چل رہی ہوتی ہے وہ آس پاس کسی چیز کا خیال نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے وہ بچہ کھیلتے کھیلتے اس کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس وقت کے امیروں کی خاص سوچ کے مطابق مارکس اس بات پر کوئی افسوس نہیں کرتا کہ اس نے ایک بچے کو کچل دیا ہے، بلکہ وہ سکے اچھالتا ہے اس کے باپ کی طرف اور اسے گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر رو رہا ہوتا ہے۔ مارکس ایورمونڈ اپنے محل میں واپس جا چکا ہے۔ ڈارنے انگلینڈ سے آتا ہے۔ ڈارنے اپنے انکل
और उसके जैसे अमीर लोगों को बुरा भला कहता है। डार्ने का अंकल मार्कस एवरमोंड है। जब डार्ने को इस सब वाक़े का पता चलता है तो डार्ने अपने अंकल को गालियाँ देता है और इसी तरीके के और लोगों को भी बुरा भला कहता है, और वो ये फैसला करता है कि वो अपना नाम एवरमोंड छोड़ देगा, और ये भी कि वो इंग्लैंड वापस जाने का फ़ैसला करता है कि वो वापस चला जाएगा। उस रात मार्कस को कत्ल कर दिया जाता है और कातिल एक नोट छोड़कर जाता है जिस पर जैकस लिखा होता है। जैकस का मतलब है जैक, और ये नाम फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ के एक ग्रुप का आइडेंटिफायर था, यानी इससे उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोग अपनी असली नाम छुपाने के लिए जैकस का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी आइडेंटिटी और असल नाम ना पता चले। इसलिए जब कातिल ने अपने नोट पर जैकस लिखा तो इसका मतलब था कि वो एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप का मेंबर था जो अपना असली नाम नहीं बताना चाहता था, और वो उस बच्चे का बाप था जिसको वो अपने बग्घे के नीचे कुचल कर आया था। एक साल गुजर जाता है और डार्ने मांटे से कह रहा है कि वो लूसी से शादी करना चाहता है। वो कहता है कि अगर लूसी मान जाती है तो वो अपना असल शनाख्त यानी अपनी असल आइडेंटिटी मांटे को बता देगा। इसी बीच में कार्टन भी लूसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। लंदन की गलियों में जेरी क्रंचर एक स्पाई रॉजर क्ले के जनाजे के जश्न में शामिल होता है। रात को वो अपने रेसरेक्शन मैन के हुनर दिखाता है और कब्रिस्तान में जाकर क्ले का जिस्म चुराता है और बेच देता है। पेरिस में एक और इंग्लिश स्पाई जॉन बरसात डिफ्राज के वाइन शॉप में आता है। बरसात चाहता है कि वो रेवोल्यूशन के बढ़ते हुए काम के बारे में कुछ सबूत ढूंढे। मैडम डिफ्राज शॉप में बैठी है और एक राजदार दफ्तर बना रही है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें रेवोल्यूशन मारना चाहता है। लंदन में डार्ने अपने शादी के दिन अपने वादे के मुताबिक अपनी असल आइडेंटिटी मांटे को बता देता है। वो रात मांटे पर बहुत बुरी गुजरती है क्योंकि उसके पिछले मेमोरीज़ वापस आ जाते हैं। इसी वजह से वो पुराने प्रिजन के हैबिट में फिर से चला जाता है और दोबारा से जूता बनाना शुरू कर देता है। ठीक इसके 9 दिन बाद मांटे फिर से अपने ज़िंदगी की तरफ वापस आता है। अब वो प्लान करता है कि वो नई शादीशुदा कपल के साथ हनीमून पर जाएगा और वो चले जाते हैं। डार्ने के वापस आने के बाद कार्टन उसके पास आता है और दोस्ती की दरख्वास्त करता है। डार्ने उसको अपने घर में खुशामदीद कहता है। ये साल 1789 है। पेरिस के देहाती बेस्टिली पर चढ़ाई कर देते हैं। बेस्टिली एक पुराना किला था जो पेरिस में था। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने इस किले को तोड़ दिया था जो फ्रांस में आज़ादी और बदलाव के निशान बन गया। इस दिन को बेस्टिली डे कहते हैं और ये फ्रांस में हर साल मनाया जाता है। पेरिस के देहाती जब बेस्टिली पर चढ़ाई कर देते हैं तो वो इनकलाबी रियासतदारों को गलियों में कत्ल करते हैं और गैबली जेवरमोंड स्टेट का देखभाल करता है उसे कैद किया जाता है। 3 साल बाद वो डार्ने को एक लेटर लिखता है और मदद की दरख्वास्त करता है। डार्ने अपनी जान के बड़े ख़तरे के बावजूद फ़ौरन फ्रांस चला जाता है। जैसे ही डार्ने पेरिस पहुंचता है, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ उसे एक इमिग्रेंट के रूप में कैद कर लेते हैं। लूसी और मैंटे पेरिस आने की कोशिश करते हैं ताकि डार्ने को बचाया जा सके। डार्ने 1 साल और 3 महीने तक कैद में रहता है उसके ट्रायल के लिए। मांटे अपने बड़े असर के इस्तेमाल करके डार्ने को छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि रेवोल्यूशनरीज़ उसे सिंपथाइज़ करते हैं क्योंकि उसने बेस्टिली में वक्त गुजारा था। डार्ने को छूट मिल जाती है लेकिन उसी रात उसे दोबारा कैद कर लिया जाता है। इस बार इल्ज़ाम डिफ्राज और उसकी बदला लेने वाली बीवी लगाती है। कार्टन पेरिस पहुंचता है और डार्ने को बचाने का प्लान बनाता है। वो जॉन बरसात की मदद हासिल करता है जो असल में सोलोमैन प्रोस है, यानी सोलोमैन प्रोस जिसको किसी ने नहीं देखा। वो मिस प्रोस का गुमशुदा भाई है। मिस प्रोस लूसी की वफ़ादार सर्वेंट है। वो मिस लूसी के घर काम करती है। डार्ने के ट्रायल के बीच में डिफ्राज एक लेटर पेश करता है
जो उसने मांटे के पुराने जेल सेल से निकाला था। इस लेटर में बताया गया है कि मांटे को कैद क्यों किया गया था। लेटर के मुताबिक सालों पहले एवरमोंट के भाई यानी कि डार्ने के वालिद और चाचा, इन दोनों ने मिलकर मांटे से मेडिकल मदद मांगी थी। उन्होंने मांटे से एक औरत की मदद करने को कहा जिसको उनमें से एक ने रेप किया था, और उसकी बहन जिसको वही भाई ने चाकू से ज़ख्मी किया था। मांटे की इनकी बुराई रिपोर्ट करने का डर था, इसी वजह से उन्होंने मांटे को कैद करवा दिया। इस कहानी को सुनने के बाद जरी ने डार्ने को उसके एंसेस्टर्स के क्राइम का जिम्मेदार ठहराया और उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कत्ल करने का फैसला सुनाया। उस रात डिफराज के वाइन शॉप में कार्टन सुनता है कि मैडम डिफराज लूसी और उसकी बेटी को भी कत्ल करने की साजिश कर रही है। मैडम डिफराज असल में एवरमोंट के ज़रिए कत्ल किए गए लोगों की बच गई बहन है। कार्टन ने मांटेस का फ़ौरन से फ्रांस से निकलने का इंतज़ाम किया। फिर वो डार्ने से मिलता है और उसे धोखा देकर अपने कपड़े उससे बदल लेता है। उसने डार्ने के लिए एक समझाने वाला लेटर लिखा। कार्टन ड्रग्स देकर अपने फ्रेंड को बेहोश कर देता है। फिर बरसात उसके फ्रेंड डार्ने को वहाँ से लेकर होश तक ले जाता है, जबकि कार्टन जो डार्ने की शक्ल में है गिलोटिन का इंतज़ार करता है। गिलोटिन क्या है? गिलोटिन एक मशीन है जो बड़े से वुडन फ्रेम और एक शार्प ब्लेड में साथ आता था, जो लोगों के सर काट लेता था जिनको ज़मीन पर लिटाया जाता था। जब डार्ने, लूसी, उनकी बेटी और डॉक्टर मांटे पेरिस से निकल रहे होते हैं, मैडम डिफराज लूसी के घर पहुंचती है, उनका अता पता पूछती है, लेकिन वहां मिस प्रोस उन्हें मिलती है। मिस प्रोस लूसी का बचाव करती है और उसका पता नहीं बताती। दोनों के बीच में झगड़ा होता है और मैडम डिफराज अपने ही बंदूक के गोली से मर जाती है। सिडनी कार्टन गिलोटिन पर अपनी मौत को एक्सेप्ट करता है और नरेटर कहता है कि कार्टन को ये आखिरी सुकून नसीब हुआ क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दिया, और ये कि उसने अपनी मौत को चुना और उसने अपनी मौत के ज़रिए से डार्ने, लूसी, उनकी बेटी और डॉक्टर मांटे की ज़िंदगी बचाई। इसलिए वो बहुत खुश था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।